हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपना फर्स्ट ईयर का 6 पेपर कवर कर रहे हैं। तो एक पेपर का हम लोग 4 यूनिट का 4.4 कवर कर रहे हैं। तो 4.4 बेसिकली क्या टॉपिक है वो बात करते हैं। फर्स्टली है हमारा ग्रुप टीचिंग एट वेरियस लेवल, कि जो हम समूह शिक्षण करते हैं वो इस तरह के अकॉर्डिंग, तो प्री प्राइमरी हो गया, प्राइमरी लेवल की उन्होंने बात करी। डेवलपमेंट एंड यूजिंग ऑफ TLM, कि आप किस तरह से TLM का निर्माण करते हो, कैसे उसका यूज़ कर सकते हो, और उसका ICT में ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ID में क्या यूज़ है। ठीक, आगे बात करते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली हमसे बात की गई है प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल की। तो पहले हम प्री प्राइमरी की बात करते हैं। प्री प्राइमरी की एज होती है वह 3 to 6 ईयर्स होती है बेसिकली। तो शिक्षा आमतौर पर 6 वर्ष की आयु से प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत तक के बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है। जो बेसिकली एजुकेशन होती है, जो ज़्यादा फोकस एजुकेशन का होता है, वो इसी आयु के बच्चे पर होता है, क्योंकि वो ये जो एज होती है बच्चे की डेवलपमेंट की टाइम होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के शैक्षणिक गुणों का साथियों और शिक्षकों के साथ बातचीत की विशेषता है। क्यों इसी एज में बच्चे का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलप के दौरान जब बच्चा स्कूल जाता है, वो अपने शिक्षार्थियों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ क्या करता है, बातचीत करता है। तो उससे क्या होता है, उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, जिसके माध्यम से बच्चे के भाषा और सामाजिक कौशल के उपयोग में सुधार आता है। क्या आता है कि बच्चे का एक जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं, उसके सोशल स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं, और तार्किक और तर्क कौशल विकसित करना शुरू हो जाता है। और बच्चे क्या होता है, बच्चा थॉट्स करना, चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। बच्चों को वर्णमाला तथा गणितीय अवधारणाओं से भी परिचित किया जाता है, कि बच्चों को हम अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, छोटा आ बड़ा आ, जो हमारा मैथ का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग वाला होता है, हम लोग वो भी ये करते हैं, बच्चों को उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उन्हें अपने आसपास की दुनिया और वातावरण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कि जिस वातावरण में आप रहते हो, स्कूल का है या घर का है, तो उससे आसपास की चीज़ों में बच्चा क्या करे, इंटरेस्ट ले। तो उस चीज़ के लिए भी हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। पर्यवेक्षित सकल मोटर गतिविधियाँ, यानी खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक व्यायाम के अपना उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, इस वजह से हम उससे मोटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। और खेल आधारित गतिविधियों का उपयोग साथियों के साथ सामाजिक बातचीत को बढ़ावा देने और कौशल स्वस्थता और स्कूल की तैयारी विकसित करने के लिए सीख के अवसरों के रूप में भी देता है, कि हमें बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पर फोकस नहीं करना है, बच्चे को खेल कूद पर, बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट, सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। बच्चा खेल के दौरान भी अपने सोशल स्किल्स वगैरह डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, क्या बता रहा है कि पूर्व प्राथमिक वातावरण में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे पूर्व स्कूली और किंडरगार्टन में शामिल होते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी एज 3 से 6 साल के बीच होती है, वो बच्चे प्री प्राइमरी, प्री स्कूल्स में और या फिर किंडरगार्टन, प्ले वगैरह में जाते हैं। 3 साल का चक्र शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो 3 साल हैं बच्चे की लाइफ के, बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं। बच्चा 3 साल तक एक ही शिक्षक और बच्चों के समूह के साथ ही एक कमरे में ही रहता है, और उसी के दौरान उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। यहाँ लिखा हुआ है 3 साल के चक्र के दौरान बच्चे विभिन्न भूमिकाओं, जिम्मेदारी और दृष्टिकोणों का अनुभव करता है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, क्या उसका कहाँ पे रोल है, क्या उसकी अपनी चीज़ों को लेके थॉट्स हैं। तो बड़े बच्चों को देखकर उनके साथ बातचीत करना सीखते हैं। बड़े बच्चे अपने साथ छोटे साथियों को इसे सिखाकर अवधारणा का सच्ची समझ हासिल करते हैं। प्रत्येक वर्ष अपने तीसरे वर्ष किंडरगार्टन तक आगे बढ़ते हुए अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। जब तक बच्चे का क्या है, ये उसका प्री स्कूल वाला टाइम ख़त्म होता है, मतलब बच्चे की 6 ईयर से आगे बढ़ता है, तो बच्चा क्या होता है, चीज़ों को लेकर इंडिपेंडेंट होने लगता है, जो अपने उसकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जहाँ उनके पास सामुदायिक नेता और रोल मॉडल बनने का अनूठा अवसर होता है, जहाँ पे क्या वो सोसाइटी में, जो अपने सोसाइटी में सोशल रूप से और अधिक डेवलपमेंट कर सके, तो उसके पास क्या होते हैं, अधिक चांसेस मिलने लगते हैं। कैसे बनने लगते हैं, वो जाता है, बड़ों से अपने बातचीत करता है, अपने साथ के बच्चों के साथ पार्क में खेलने जाता है, वहाँ पे क्या होता है, उनको सोशली इंटरेक्शन होता है। तो इससे बच्चे का क्या होता है, इससे बच्चे का रोल मॉडल बनता है, और उसके अंदर क्या होता है, एक नेता की तरह, एक लीडर की तरह वो वर्क करने लगता है अपने समुदाय के रूप में। ये भी हमने पढ़ा था प्री प्राइमरी लेवल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी लेवल के बारे में, किस तरह से चीज़ें क्या टीच करा सकते हैं, बच्चों को लेसन दे सकते हैं। जो बच्चा समूह में सीखते हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि समूह में रहने के बहुत फ़ायदे होते हैं, बच्चों का सोशल फिजिकल अलग तरह से डेवलपमेंट होता है। प्राथमिक विद्यालय की बात करें कि बच्चे का जो प्राथमिक लेवल होता है, मतलब प्राइमरी लेवल वाला होता है, वो बच्चे की 7 से 10 साल तक की एज वाले बच्चे प्राइमरी लेवल के अंतर्गत आते हैं। तो प्राइमरी विद्यालय स्तर पर छात्र काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होने लगते हैं चीज़ों को लेकर। प्री प्राइमरी से बाद की स्टेज आपकी प्राइमरी वाली कहलाती है, और उनके लिए समूह में काम करने वाली बहुत मूल्यवान क्षमताएं विकसित करने में इस बेहतर समय नहीं हो सकता है।
जो बच्चे के अंदर क्या होनी है उसकी लाइफ के जो उसकी कैपेसिटीज़ को डेवलपमेंट होना है, किस तरह से उसे वर्क में समूह में कार्य करना है, वो इसी टाइम पे ही बच्चों की डेवलपमेंट होती है उसकी। प्राथमिक विद्यालय स्तर के बच्चे इससे परिचित होते हैं कि उन्हें ये समझ हो जाती है कि समूह कार्य के लिए क्या आवश्यक है, कि जब उन्हें मतलब कि अपना ग्रुप में वर्क करना है तो उसके लिए उनके अंदर क्या क्या कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। किए गए कई अध्ययनों बचपन के विकास के आसपास केंद्रीकृत हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे शोध किए गए हैं। तो आपका जो समूह में कार्य करने की जो अवधि होती है वो आपकी प्राइमरी वाली एज ही होती है। जो छात्र प्राइमरी स्तर से समूहों में सफलतापूर्वक काम करते हैं वे आमतौर पर उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। जो बच्चे अपने प्राइमरी लेवल पर ही अपने समूहों में सफलतापूर्वक काम करना सीख जाते हैं तो बड़े लेवल पर आने के बाद क्या है, कार्य को और प्रभावी ढंग से करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने साथियों और वयस्कों के साथ सहजता से संबंध बनाना सीखा होगा। उन्होंने क्या किया, प्राइमरी वाली एज में जो अपने फ्रेंड्स हैं उनका किस तरह से रिलेशनशिप रखना है, वो चीज़ें उन्होंने क्या है अभी अपनी स्टार्टिंग से ही सीख ली हैं। जैसे कि शिक्षक या अन्य प्राधिकरण के आंकड़े उन्होंने आत्म अभिव्यक्ति और आत्मव्यवस्था के मूल्यों को सीख लिया है। क्या है, उन्होंने सेल्फ के लिए अपने काम करना सीख लिया है, अपने आप को किस तरह से दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है, सुनना और उनका सम्मान करना है। ये भी सीखा है कि दूसरों के बात विचारों को किस तरह से सुनना भी चाहिए हमें और उन पर क्या है विचार भी करना चाहिए अगर वो सही सजेशन चीज़ों को लेकर दे रहे हैं। तो इन छात्रों को एहसास होता है कि व्यक्ति के रूप में हमारे पास अलग अलग पृष्ठभूमि, अनुभव और परंपराएं हों। इस तरह एक ही क्या होता है, जब इस एज में बच्चे के पास क्या होते हैं, बहुत तरह के अपने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, उनको अलग अलग उनके थॉट्स होते हैं, उनकी परंपराएं होती हैं, वो सब चीज़ से क्या हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। और क्या है कि आवश्यकताओं के बीच क्या है वो अंतर करने में सक्षम हो जाते हैं। और क्या है, संबंधित दृष्टिकोणों को सर्वोत्तम रूप से लागू करने के बारे में पता चल जाता है कि उनका किस चीज़ के बारे में क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या चीज़ें सही हैं उनके लिए इस एज में। जो बच्चों का प्राइमरी वाला लेवल होता है उसमें क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम जो उसको सपोर्टिव लर्निंग होती है, उसमें सफलता में शिक्षक और छात्र क्या है दोनों ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। शिक्षकों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती, जो आपके टीचर्स हैं, बच्चे जो शिक्षक होते हैं ना, कि आपने सिर्फ बच्चे को काम दिया और आप अपने स्थान पर बैठ गए, बच्चा उस काम को स्वयं से कर लेगा। आपको क्या करना है, पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी होती है। बच्चे को इस एज में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उन्हें स्पष्ट रूप से संरचित कार्यों के साथ असाइनमेंट की योजना बनानी चाहिए। क्या है, आप बच्चों के साथ इन चीज़ों को सिलेक्ट करके बच्चों को स्वयं की चीज़ों को पे काम करने के लिए कह सकते हैं इस एज में। आप आगे देखें क्या लिखा हुआ है, सहयोगी बातचीत को बढ़ावा देगी, अन्योन्याश्रयता को बढ़ावा देगी और छात्रों के बीच संज्ञानात्मक सोच को प्रोत्साहित करेगी। जब चीज़ों को आप बच्चों को लेकर उस चीज़ को बच्चों को अवसर प्रदान करेंगे चीज़ों को लेकर, तो बच्चों को क्या होगा, जो उसकी सोच है, जो उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग है, वो क्या होगी, वो मोटिवेट होगी और बच्चा सोचने पे क्या होगा, सोचने पे वो अपना ध्यान लगाएगा। शिक्षक को चल रही प्रतिक्रिया प्रदान करने वाली प्रक्रिया की निगरानी करनी होगी। जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है टीचिंग में, उसको क्या करना पड़ेगा, टीचर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और यदि कई विरोध उत्पन्न होते हैं, क्या है, विभिन्न तरह के आपके लाइफ में बैरियर्स भी आएंगे, चीज़ों को जो नहीं ठीक से चल रही होंगी, तो उसे आसानी से हल करने में भी बच्चे को क्या होना पड़ेगा, आप सक्षम होना पड़ेगा। जब आप बच्चे को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में देंगे, तो शिक्षकों को अपने छात्रों को सक्रिय रूप से जानने में सक्षम होना चाहिए। जो भी उसकी चीज़ है, अपने आप को क्या है, वो सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके समर्थन की आवश्यकता कब और धीरे धीरे क्या है, जो आप उसे समर्थन सपोर्ट दे रही हो, उसे धीरे धीरे क्या होगा, वो ख़त्म होता चला जाएगा एक तारीख। आगे बात करें, छात्रों के समूह में अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए समूह कार्यों के लाभों की सराहना करनी होगी। जब आप बच्चा क्या है, अपने चीज़ों की उद्देश्य, जो भी उसके उद्देश्य हैं, उसको सफलतापूर्वक क्या करना शुरू कर देगा, प्राप्त करना शुरू करेगा। जो भी आपके समूह के कार्य हैं, उनके जो भी बेनिफिट्स हैं, आपको क्या करना है, उनकी सहारा करनी है। उन्हें वांछित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए क्या है, आवश्यक स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि जो भी उनके उद्देश्य हैं, वांछित मतलब जो उनके लिए अच्छे कार्य हैं, उनको सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना होगा टाइम टू टाइम। उन्हें सक्रिय रूप से, चिंतनशील रूप से एक दूसरे को सुनना और संरचनात्मक निष्पक्षता का उपयोग सकारात्मकता से रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। जब आप ग्रुप में कार्य कर रहे हैं तो आपको हर एक व्यक्ति के क्या है, थॉट्स वगैरह सुनने पड़ेंगे और उस पर विचार भी करना पड़ेगा, कौन आपसे किस तरह की बात को कह रहा है, क्या आपके लिए बेनिफिट होगा, क्या आपके लिए नुकसान होगा। ऐसा करने से वे एक दूसरे के साथ सकारात्मक कार्य दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। क्या होता है, ऐसे करने उनके अंदर पॉजिटिव दृष्टिकोण, उनका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों के अंदर वो डेवलप होता है और वो ग्रुप में काम करने के लिए क्या होते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ हमने प्री
प्राइमरी एंड प्राइमरी लेवल में देखा बच्चों को हम लोग क्या चीज़ें लर्न करा सकते हैं, किस चीज़ों की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो उसके बाद हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस तरह से डेवलप करते हैं, कौन से बच्चों के लिए, आईडी वालों के लिए जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं। फर्स्ट एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं, क्या क्या लिखा है। बौद्धिक दुर्बलता वाला व्यक्ति उसी शिक्षण से लाभ वंचित होते हैं, उन्हें ऐसी ही चीज़ से क्या होता है, उन्हें लाभ पहुँचता है जो बौद्धिक अक्षमताओं, अटेंशन डेफिशिएंसी, अति सक्रियता, विकार और ऑटिज्म वाला व्यक्ति को सिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाली रणनीतियाँ हैं। जो भी आप बच्चे को काम सिखा रहे हो वो काम बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए और बच्चों के लिए ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जो ऐसे बच्चों के लिए क्या होती है, लाभवंतित हो सकती हैं। आगे बात करें, छोटे छोटे कार्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना और उस कार्य का परिचय देना। फर्स्टली आपको क्या करना है, जो भी आप बच्चे को टास्क दे रहे हो वो बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो टास्क को एक बार में आपके सीखे या फिर एक बार में समझ ले। तो हमें टास्क को क्या करना है, छोटे छोटे चरणों में तोड़ना है और उस कार्य का बच्चे को क्या करना है, परिचय देना है। जो व्यक्ति पर भारी पड़ता है, क्या करते हो, अगर आप बच्चे को एक साथ चीज़ों को कराना होगा तो बच्चे पे क्या होगा, भार बन जाएगा। एक बार जब आप स्वतंत्र कदम बचने के लिए एक बार में महारत हासिल कर लेता है तो अगला पेश किया जाता है। जब बच्चा एक पॉइंट को आपसे कर लेगा उसके बाद आप बच्चों को दूसरे पॉइंट से इंट्रोड्यूस कराओगे। वह ऐसे वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जहां चार्ट, चित्र और ग्राफ जैसे दृश्य सहायकों का यथासंभव उपयोग किया जाता हो। जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं, आईडी वाले हो गए, ऑटिज्म वाले हो गए, तो इन्हें हमें इन चीज़ों को ट्रेन करने के लिए, फिर लर्न कराने के लिए ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जहाँ चीज़ें विजुअली रूप से क्या हो, अवेलेबल हो। जैसे चार्ट पेपर हो गया, आपका चित्र हो गए, आपके ग्राफ हो गए, पिक्चर्स हो गए, वीडियोज़ हो गई, एक्सेट्रा। क्योंकि ये बच्चे ऐसे चीज़ों को देखकर ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। चार्ट का उपयोग उचित कार्य पर व्यवहार के लिए सकारात्मक दृष्टिकरण प्रदान करने के लिए साधन के रूप में भी किया जाता है। बच्चों को क्या है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे के अंदर डेवलप करने के लिए भी हम लोग चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अधिकांश लोग गतिज सीखने वाले होते हैं जो व्यवहारिक कार्यों को पूरा करने और परिणामों की सराहना करके सीखते हैं। ये मानसिक रूप से मंद छात्रों के लिए विशेष रूप से सच है। अधिकांश जो लोग होते हैं वो चीज़ों को कर सीखते हैं गतिज रूप से, ठीक है, मतलब कि चीज़ों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उसमें उस चीज़ को लर्न करते हैं जो बच्चों के लिए बेहतर परिणाम साबित होता है चीज़ों को लर्न करने के बाद। आगे बात करते हैं, हमारा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आईसीटी की बात हुई थी पहले, तो आईसीटी के फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अक्सर ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। कौन से बच्चों के लिए हमें यूज़ करना है टेक्नोलॉजी का, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। विकलांग बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन जीवन के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के पूर्ण और प्रभावी समावेश की वकालत करता है। बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं जहाँ पे बच्चों के पूर्ण मतलब फुल पार्टिसिपेशन और उनके इक्वल राइट की बात की जाती है। अनुच्छेद 9 में क्या है, इस बात पर जोर दिया जाता है कि व्यक्ति को इंटरनेट सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी और प्रणालियों तक समान पहुंच के साथ दूसरों के साथ समान अधिकार पर जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरीके से भाग लेने का अधिकार हो। जिस तरीके से लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में हम बच्चों को अलग अलग क्या है उनके अधिकार दिलाने की बात करते हैं, उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी में भी इन बच्चों के वही अधिकार हैं जो एक सामान्य बच्चों के अधिकार हैं। तो सहायक प्रौद्योगिकी कंप्यूटर से जुड़े इतिहास के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का व्युत्पन्न है। तो मतलब हमें इस तरह से बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल वाले होते हैं तो उनको उनके साथ हमें वर्क कराना चाहिए। शिक्षकों के सभी स्तरों पर शिक्षार्थियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी जितना ही महत्वपूर्ण रहा है, कंप्यूटर और अन्य तकनीकों का उपयोग जैसा कि बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए किया गया है, ये लाभान्वित किया गया है और जीवन को बढ़ावा देना है। जिस तरह से सामान्य बच्चे क्या है जीवन की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से जो हमारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चे या फिर अन्य डिसेबिलिटी के बच्चे हैं उन्हें भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना उतना ही उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी लेवल पे हम लोग किस तरह से बच्चों के लिए लेसन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमने टीएलएम का पढ़ा, फिर हमने आईसीटी का पढ़ा। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।